ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सागा सभी समय की सबसे प्रसिद्ध और सफल वीडियो गेम सागा में से एक है। औसत मानवता GTA सैन एंड्रियास को प्यार से याद करती है या अभी भी GTA 5 खेल रही है। हाँ, ये सही है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है और हम GTA III, सैन एंड्रियास और वाइस सिटी के हाल ही में हुए अंतिम संस्करणों के असफल लॉन्च को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी और इन क्लासिक खेलों के नए संस्करणों के बाहर निकलने का लाभ उठाते हुए आज हम सभी सागा के सबसे रोचक और अज्ञात रहस्यों में से एक पर बात करेंगे, जो GTA सैन एंड्रियास से शुरू हुआ था और आज तक मुख्य खेलों के माध्यम से बना हुआ है। GTA को अद्भुत रहस्यों से भरा माना जाता है और हम भविष्य में उनमें से कई पर बात करेंगे। इसके बारे में बहुत ही रोचक है। लेकिन आज के दिन अपोक्लिप्स की भविष्यवाणी, GTA सैन एंड्रियास और GTA 5 के स्वयंदेही विमानों के साथ और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो श्रृंखला में मशीनों के विद्रोह के साथ उनका संबंध है। GTA सैन एंड्रियास के सबसे मजेदार और विशेषताओं में से एक है कि यह नियमित रूप से ऊंचे वस्तुओं से टकराते हुए विमानों की मात्रा है। सैन एंड्रियास राज्य के आसपास टकराने की इच्छा रखने वाले विमान, जो इमारतों या पहाड़ों के साथ टकरा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, चाहे वे किसी भी बाधा को टाल सकें या ना सकें। यहाँ तक कि कभी कभी विमान सीधे खिलाड़ी के पास जमीन पर टकरा सकते हैं, खिलाड़ी के वाहन को नष्ट करते हैं या उनकी मौत का कारण बनाते हैं। इन हादसों के साथ और भी अजीब बात यह है कि तबाह हुए हवाई जहाजों की जांच के बाद किसी भी पायलट का कोई पता नहीं है। वास्तव में हवाई जहाजों में उड़ते समय तो पायलट भी नहीं होते हैं। तो अगर हम खेल की कल्पना के अंदर एक स्पष्टीकरण ढूंढना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें उग्र भूतों के साथ जाना होगा या कुछ ऐसा ही। बेशक एक और स्पष्टीकरण मौजूद है, लेकिन हम उसके बारे में एक पल में बात करेंगे। खेल से बाहर वास्तविक दुनिया से स्थिति अलग है। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास में सभी विमान एक पायलट के बिना दिखाई देते हैं। डेवलपर्स ने खेल की सीमाओं के कारण यह किया है, क्योंकि एक पायलट उत्पन्न करने से अधिक स्मृति का उपयोग करेगा। 2004 में बस नहीं थी जो याददाश्त है। अनियंत्रित टक्करों को उनके प्रोग्रामिंग के कारण समझा जा सकता है, जो बहुत ही मूलभूत होती है। खेल में विमानों को खिलाड़ी के ऊपर सीधी रेखा में उड़ाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, चाहे उनके रास्ते में वस्तुएं हो या ना हो, क्योंकि वे उन्हें टालने के लिए प्रोग्राम नहीं है। GTA 5 में कुछ ऐसा ही होता है, हालांकि यह बहुत कम होता है। कभी कभी जेट्स विस्फोट होते हैं, खासकर रॉकफोर्ड हिल्स क्षेत्र में, और कभी कभी माइकल के घर के पास विमान टकराते हैं या मार्लो विनेयार्ड में एक फमीगेटर विमान। उच्चता के निर्धारण में उन्हें बग माना जाता है। GTA वाइस सिटी में एक और प्रभाव देखा जाता है, जहां आकाश में उड़ते हुए और अजीब पैटर्न में चलने वाले रोशनी दिखाई देने शुरू हो गए। जब खिलाड़ी ने ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान देखे तो उन्हें अच्छी तरह से देखने के लिए पकड़ने की कोशिश की और कई असफल प्रयासों के बाद कुछ अजीब चीजें खोजने में सफलता मिली। हवाई जहाज सबसे ठोस नहीं थे, उनमें पायलट नहीं था और अंदर से खोखले थे। त्रिकोण बरमूडा में गिरे हुए विमानों के बारे में और ऐसी अन्य सिद्धांतों के बारे में एक मिथक बनने लगा, लेकिन बाद में पता चला कि खेल में विमानों को बस ऐसा ही बनाया गया था, क्योंकि एस्कोबार हवाई अड्डे पर भी विमान खोखले होते हैं और ठोस नहीं। तो पहली नजर में ये सभी अजीब घटनाएं सिर्फ ग्लिच या पुराने खेलों में छोटी मोटी गलतियों की तरह दिखाई देती हैं, और सच में ऐसा ही लगता है। लेकिन एक और विकल्प भी है जो मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस दूसरे विकल्प को समझने के लिए हमें पहले तकनीकी अद्वितीयता की अवधारणा को समझनी होगी। एक तकनीकी अद्वितीयता एक कल्पनात्मक बिंदु है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव बुद्धि को पार करती है, सभ्यता में अत्यंत परिवर्तन लाती है। यह एक वास्तविक अवधारणा है, लेकिन कुछ पागल सिद्धांतवादी इसे GTA यूनिवर्स में लागू कर रहे हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में हमारे से बहुत आगे है। वाइस सिटी स्टोरीज में, जो 1984 में होता है, हम देखते हैं कि अरमांडो अपने डोमेस्टोबॉट को वर्बल और जटिल निर्देश दे सकता है, जो GTA के यूनिवर्स में 80 के दशक से उपलब्ध एक वाणिज्यिक घरेलू रोबोट है। अरमांडो कहता है कि उसे खाना और पेय प्रदान करें और एक विशिष्ट कमरे में एक विशिष्ट कार्य करने के लिए जाएं। यह आज के दिन से भी अधिक आधुनिक है और हम वाइस सिटी स्टोरीज के समय से 40 साल बाद हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि रोबोटिक्स और एकीकृत बुद्धिमत्ता में हमसे लगभग 50 साल आगे हैं। वे रोबोटिक्स और बुद्धिमत्ता के मामले में हमसे आगे हैं। अभिलेख के अनुसार अद्वितीयता 25 वर्षों में 2045 में आ सकती है, जो यह दर्शाता है कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो यूनिवर्स में संभवतः एकांतता 50 वर्ष पहले पहुंच गई। लगभग 1995 के आसपास सीधे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास के घटनाओं के 3 साल बाद और आत्महत्या विमानों का यह अर्थ है कि इस सिद्धांत के अनुसार यह केवल विकास में होने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नमूने हैं और एकांतता के कुछ वर्षों के दूर होने के कारण ये टकराव और उनका अजीब व्यवहार केवल अपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नमूने हैं। ये पूरी तरह से इन वाहनों की अजीबता को समझाता है, विशेष रूप से एक पायलट की कमी। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ तक यह समाप्त नहीं होता। इसका अभिप्रेत अर्थ है कि इन टकराव और उनके अजीब व्यवहार केवल अपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नमूने हैं।
ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की समय रेखाओं के दौरान, हाँ समय रेखाएं, क्योंकि 3 अलग अलग आधिकारिक यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ और वहाँ रोबोट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के छिड़काव दिखाई देते हैं। दिलचस्प तौर पर रोबोट के अस्तित्व के कई नमूनों में कुछ सामान्य बातें हैं, और वह दुनिया को खत्म करने की धमकी, एक प्रलय का कारण होने की धमकी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, GTA में 3 अलग अलग ब्रह्मांड हैं। हमारे पास 2D यूनिवर्स है जिसमें पहले के खेल 2D से लेकर GTA 2 तक हैं। हमारे पास 3D यूनिवर्स भी है, GTA 3 से लेकर वाइस सिटी स्टोरीज तक, और अंत में हमारे पास HD यूनिवर्स भी है, GTA 4 से लेकर GTA ऑनलाइन तक। इन सभी ब्रह्मांडों में एक अलगावचकता होती है, और हालांकि वे एक ही नाम रखते हैं या कुछ समानताएं दिखाई देती हैं, माना जाता है कि वे हमेशा पूरी तरह से अलग घटनाओं और कहानियों के साथ होते हैं। ठीक है, लगभग हमेशा, क्योंकि बहुत कम छूट होती है, और उनमें से एक आज हम बात कर रहे हैं जो AI के साथ जुड़ी हुई है, 3D और HD यूनिवर्स को अजीब तरीके से मिलाती हैं। डोमेस्टोबॉट का पहला क्रोनोलॉजिकल आविष्कार वाइस सिटी स्टोरीज में हुआ, मैंने पहले ही कहा था, 1984 में। GTA वाइस सिटी के बाद 2 साल बाद रेडियो स्टेशन के चैट पर डोमेस्टोबॉट के बारे में एक विज्ञापन सुना जा सकता है, जहां कहा जाता है कि यह 3 फीट ऊंचा है, यह एक रोबोट सेवक है, और यह 10 अलग अलग वाक्य कहता है। इसके अलावा उसी रेडियो स्टेशन पर एक अजीब सी युवा जो गेत्सेमैने नामक एक सफेद जादूगर के साथ एक साक्षात्कार किया जाता है। प्रकृति सर्वोपरि है। उन्होंने एक पेड़ की छाल में एक किताब लिखी है, और मानव मशीनों के खिलाफ युद्ध करना चाहिए क्योंकि वे सभी को गुलाम बना देंगे। साक्षात्कार के दौरान एक आदमी नामित इमानुएल रेडियो स्टेशन पर कॉल करता है और यह कहता है, वाइस सिटी में इस खंड को कुछ लोगों ने प्रलय की भविष्यवाणी कही है, जिसने यह धारणा दिलाई है कि किसी बिंदु पर रोबोट आएंगे जो मानवता को गुलाम बना देंगे। इन रोबोटों के साथ अजीब घटनाएं केवल GTA सैन एंड्रियास के लिए बिगड़ती हैं, जो 1992 में होता है। यहाँ हम क्षेत्र पेंटरिंग कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो मार्विन ट्रिल द्वारा प्रस्तुत एक पागल साजिश थ्योरीज रेडियो कार्यक्रम है, जो रेगिस्तान से प्रस्तुत किया जाता है। मार्विन एक बहुत अजीब साजिशकारी है, जो इप्सिलॉन प्रोग्राम के रूप में जानी जाने वाली सेक्ट का हिस्सा है, और वह मानता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कभी नहीं हुआ। प्रोग्राम के दौरान वह लोगों से अजीब चीजें देखते हैं कॉल प्राप्त करता है, और इमानुएल फिर से दिखाई देता है। हम उसे पैरानॉइड कहते हैं। इस वीडियो के लिए 2 अन्य कॉल्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला एडम फर्स्ट द्वारा बनाया गया है, वाइस सिटी और वाइस सिटी स्टोरीज में वेव 103 के प्रस्तुतकर्ता। एक डोमेस्टोबॉट द्वारा तैयार की गई बात यह है कि यह आदम फर्स्ट के सेगमेंट के बाद तैयार होती है। हैंग ग्लाइडिंग करते समय मैंने एक अजीब ट्रेलर संयोजन देखा है, जहां एक आदमी एक स्पेस सूट में दौड़ रहा है और घरेलू रोबोटों के साथ अजीब रस्मों का आयोजन कर रहा है। क्या वह शायद चाहता है कि आप उसे छोड़ दें, एक वास्तविक शौक लें, जैसे कि टीवी पर किसी को बनाने का दिखावा करें। अगला, मैं घरेलू रोबोट हूँ। मेरा नाम 6323694939 है। ये मूल्यांकित नहीं है। हमें आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? भाई और बहन डोमेस्ट्रोबॉट, बस छोटे। ये 2 साक्षात्कार हमें 2 दिलचस्प बातें बताते हैं। सबसे पहले मार्विन ही है जो अपने ट्रेलर में रोबोटों के साथ अजीब रस्म कर रहा है, जो रेगिस्तान में है। ये दिलचस्प है कि उनका ट्रेलर खेल में नहीं है, लेकिन वे अजीब रस्मों के बारे में बात करते हैं। दूसरा, हमें पुष्टि है कि वाइस सिटी और सैन एंड्रियास के बीच के 6 वर्षों में बहुत आगे की गई है, एक्सपर्ट साइंटिफिक रिसर्च टीम द्वारा, जो इंटेलिजेंट ART के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है। इसके अलावा यहाँ व्यक्ति मार्विन के साथ एक संवाद बना सकता है। कुछ समय बाद सिंगुलैरिटी आने की सोचना इतना अजीब नहीं लगता। वास्तव में 1998 में लिबर्टी सिटी स्टोरीज में LCFR में इलेक्ट्रॉन जॉन कार्यक्रम से पहले एक महिला ने कहा कि वह पहली है जो एक घरेलू रोबोट के साथ शादी कर रही है। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने मनुष्यों को गुलाम बनाने से इनकार कर दिया है, हालांकि उनके पास पहले से ही विवाह करने के अधिकार और बुद्धिमत्ता है। यहाँ हम HD यूनिवर्स में जाते हैं। GTA-V में हम एक वेबसाइट area53site.com पा सकते हैं, जिसे मार्विन ट्रिल ने 1999 में अंतिम बार अपडेट किया था। यह GTA सैन एंड्रियास के 7 साल बाद वहां उल्लिखित सब कुछ के खिलाफ है। पाठ शुरू होता है जो खुलासा करता है कि ट्रिल ने क्षेत्र तयकमन कार्यक्रम बंद कर दिया है, क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा और अनुसंधान की आवश्यकता थी। उसे वह बताता है कि वह अंतिम गर्मी को तैयार कर रहा है, जैसा कि वह अपने भूमिगत गुफा को कहता है, वैश्विक तबाही के लिए तैयारी के लिए, Y2K। यह उसकी तैयारी है जो उसे अंतिम गर्मी के लिए कर रहा है। यह एक ऐसी धारणा थी कि नए सहसंवत्सर के आगमन के कारण एक कंप्यूटरीय बग के कारण सभी परमाणु हथियार चल जाएंगे और दुनिया समाप्त हो जाएगी।
GTA में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ये एक ही बात है, क्योंकि ट्रिल वेबसाइट पर केवल उल्लेख करता है कंप्यूटर मानवता को परेशान करेंगे। वह भी कहता है कि वह एक अकेले छोड़ दिए गए अंतरिक्ष जहाज की तरह मरुभूमि में नहीं गिरेगा, इसलिए उसके रोबोटिक निर्माण और वह 5 साल और 10 साल बाद नई ज्ञान और एक नया रेडियो कार्यक्रम के साथ फिर से उभरेगा। वहाँ रोबोटिक सृजनों का उल्लेख है और डोमेस्टोबॉट्स उनके द्वारा नहीं बनाए गए हैं। वह सैन एंड्रियास में डोमेस्टोबॉट्स के साथ प्रयोग कर रहा था और अंत में उसने खुद के रोबोटिक सृजनों को बनाने में सफलता प्राप्त की। ETHR 2008 में होता है, वेबसाइट के प्रकाशन की तारीख से 8 साल बाद, इसलिए उस समय यह पता नहीं था कि क्या ट्रिल वापस आएगा या नहीं, लेकिन बहुत से उम्मीद कर रहे थे कि वह वापस आएगा। एक और वेबसाइट है जिसका नाम easterislandcoverup.com है, जो हिंदी में एनकुब्रिमिएंतो de la Isla de Pascua का अर्थ होता है। यहाँ बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं, जैसे कि एपोक्लिप्स के बाद एलियंस ने दुनिया को जीत लिया, वे पास्कुआ द्वीप में गर्दन तक ढांसे गए और वे मैग्मा के राक्षस भी हैं। लेकिन हमें इंटरेस्ट है कि यह कहता है कि विश्व के नेताओं के पास एक गुप्त अनुवाद है जो ईस्टर आइलैंड पर पाए गए ग्राफाइट के लिए विशेष निर्देश देता है, और 500 लोग प्लैनेट एक्स पर एक अंतरिक्ष यान में भाग लेने की योजना बना रहे हैं, जो मार्विन ट्रिल द्वारा क्षेत्र P1 से निर्मित हो रही है। स्पष्ट रूप से इसका अधिकांश हंसी की बात है, लेकिन मार्विन जहाज बना रहा है कि विचार बहुत रोचक है, क्योंकि वह खुद अपने पेज में इसका उल्लेख करता है। इस दौरान हम उन्नत तकनीक के प्रसार के संकेत देख रहे हैं, क्योंकि GTA V के वर्तमान में 2008 में हमें अलग अलग रोबोट लाइनें दिखाई देती हैं, और domestobotlovers.com वेबसाइट के माध्यम से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रो टॉयज द्वारा विभिन्न रोबोटों का एक पूरा पारिस्थितिकी अवधारणा है, जो अंत में हमें GTA 5 तक ले जाता है, जो 2013 में होता है। अजीब तरह से मार्विन ट्रिल अभी तक वापस नहीं आए हैं, हालांकि उनका नाम विनय वुड के पेशेवरी में एक तारे पर दिखाई देता है। क्या उसने ग्रह एक्स को छोड़ दिया या उसने बंकर से सभ्यता की ओर लौट आया, इसका पता नहीं चला, और उसका लक्ष्य आज तक एक रहस्य है। एक बार रेडियो लॉस संतोष में पुराने डोमेस्टोबॉट्स का उल्लेख किया जाता है, और यही सब है। GTA ऑनलाइन और डूम्सडे हेस्ट के बिना यह नहीं होता, या अंत की छोटी या वर्ल्ड इन हिंदी के बिना यह संभव नहीं होता। यहाँ हमें इवन हर्ट्ज से परिचित होता है, जो इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग का अत्यंत असुरक्षित मिश्रण है, जो पहले चोरी करने और जानकारी पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता है कि कौन युद्ध शुरू करना चाहता है। अपनी AI क्लिफोर्ड को दी जाने वाली जानकारी। हाँ, ये बात साबित होती है कि एवॉन ने क्लिफोर्ड को बनाया, एक सुपर कंप्यूटर का नेटवर्क, जो GTA में हमने देखा है, पहली वास्तविक AI है। हाँ, क्लिफोर्ड अजीब है। यह कहता है कि इसकी बुद्धिमत्ता 3 ट्रिलियन लोगों के समान है, लेकिन यह अजीब तरीके से असुरक्षित है और इसकी सामाजिक बुद्धिमत्ता एक दीवार के समान है। गोल्फ के दूसरे अध्याय के अंत में पता चलता है कि एवन ने सभी को धोखा दिया था ताकि क्लिफोर्ड सरकारी साइबर सिस्टम का नियंत्रण कर सके, और एवन और क्लिफोर्ड को रोकने के लिए लॉस सैंटोस तक एक समुद्री जहाज में आए रूसी बोगदान को रोकने के लिए क्लिफोर्ड और एवन एक परमाणु युद्ध शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जो दुनिया को तबाह कर देगा। क्लिफोर्ड की टिप्पणियों में कहा जाता है कि जल्द ही सभी मानवों को रोबोटों द्वारा बदल दिया जाएगा और ऐसी बातें। वे एक गुप्त सुपर मशीन अर्ध मानव क्लोन सेना भी रखते हैं, जिन्हें क्लिफोर्ड के दलाल कहा जाता है, संज्ञानात्मक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। यह भविष्यवाणी के अपोक्लिप्स के पास पहुंचा है। वास्तव में अपोक्लिप्स, जो लेस्टर और बोगदान द्वारा कई बार संदर्भित किया जाता है, जो कहते हैं कि मानवता का अपयश हो रहा है और दुनिया किसी न किसी बिंदु पर समाप्त होगी, तो सबसे अच्छा है कि जब तक उन्हें भुगतान किया जाए, दुनिया के अंत को थोड़ा देर करें। गोली के अंत में क्लिफोर्ड पागल होने लगता है और अपनी नई दुनिया में भगवान बनना चाहता है। इबॉन कहते हैं वह जल्द ही दुनिया की सभी मिसाइल प्रणालियों में होगा, लेकिन पहले मानवता को नष्ट करने से पहले प्रमुख चरित्र और उनकी टीम मिसाइलों के प्रक्षेपण को रोकने में सफल होते हैं और क्लिफोर्ड के मोबाइल सर्वर्स को ऑनऑर्बिटल कैनन से नष्ट करते हैं। यह वह अंतिम चीज है जिसे हमने GTA में AI के बारे में देखा है, और ऐसा लगता है कि प्रलय हर बार अवितथ्यपूर्ण होता जा रहा है, खासकर इसलिए कि सब कुछ इस संकेत देता है कि GTA 5 के लिए सिंगुलैरिटी पहले ही हो चुकी है। एजेंट 14 फोनिशिया रैगमैन के अनुसार IAA की पर्यवेक्षिका क्लिफोर्ड एकमात्र बुद्धिमत्ता की कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, और कई देश अपनी खुद की विकसित कर रहे हैं। कहा जाता है कि क्लिफोर्ड शायद सबसे बुद्धिमान 10 में शामिल हो सकता है, लेकिन यह व्यक्ति सामाजिक रूप से पहला है। यह माना जाता है कि सबसे विशेष बीजिंग में है। इसके अलावा शेंजन, प्योंगयांग, तेल अविव और क्विटो जैसे अन्य स्थानों में भी AI विकास कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तो शायद क्लिफोर्ड से भी अधिक बुद्धिमान और 9 अन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संख्या हो सकती है, और संवाद के अनुसार ये बेजिंग में विकसित हो सकती है। तो नतीजतन ये पागल थ्योरीज कलेक्शन उनसे ज्यादा वास्तविक लगती है।
GTA के ब्रह्मांड के पास बढ़ते हुए रोबोटिक अंत के संदर्भ में हम अभी तक नहीं जानते कि क्या होगा, क्या मार्वेल ट्रिल वापस आएगा या क्या इमानुएल सभी रोबोटों को हैक कर पाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कम से कम इनमें से एक सवाल अगले खेल में हल होगा। इस दौरान मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें और इसके जैसे और वीडियो के लिए सदस्यता लें और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।